नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एनसीए डिजिटल क्लासरूम में। मैं आपका अपना मित्र स्वागत करता हूं इस ऑनलाइन पाठशाला में। तो मित्रों, हम बात करेंगे एक और अपने मॉडल पेपर की, और ये मॉडल पेपर रहने वाला है आपके मृदा रसायन सॉइल केमिस्ट्री का। देखते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस है इसके अंदर, इसके ऊपर अपन डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिएगा एक बार क्या सारी चीजें हैं यहाँ पर। पेपर आपको पता ही है बच्चों, यहाँ पर 3.25 घंटे का पेपर है हमारे पास, और इसका पूर्णांक जो है 56 नंबर का है। 56 नंबर का पेपर रहने वाला है। और इसके अंदर क्या क्वेश्चंस पैटर्न है अपना देखते हैं। देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर जो है सोल्व करने से पहले कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। परीक्षार्थी को सर्वप्रथम यहाँ पर परीक्षार्थी को सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांकन लिखना अनिवार्य है, अपने रोल नंबर लिखना अनिवार्य है। सभी प्रश्न यहाँ पर करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दी गई उत्तर पुस्तिका में देना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको जो उत्तर पुस्तिका दी गई है उसके अंदर देना है। जिन प्रश्नों में आंतरिक खंड है उन सभी के उत्तर एक साथ देना है। जैसे मान लो अपन एक क्वेश्चन है उसको 3 टुकड़ों में कर रखा है, तो उनके आंसर्स आपको एक साथ देने का प्रयास करना चाहिए। उसके बाद देखिएगा, प्रश्न पत्र के हिंदी व अंग्रेजी रूपांतरण में किसी प्रकार की त्रुटि या अंतर या विरोधाभास होने पर हिंदी भाषा के प्रश्न को सही माने। ठीक है, किसी प्रकार का विरोधाभास है, त्रुटि है, गलती है, तो हिंदी के प्रश्न को सही माना जाएगा। प्रश्न का उत्तर लिखने से पूर्व प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखे। आपको वहां पर एक तरीके से क्वेश्चन नंबर जो है वो आपको जरूर डालना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है, चाहे आप सबसे पहले पांचवा करें तो पांचवा आप उसका नंबर जरूर डालें। ठीक है, ये सारा है। हम सबसे पहले खंड एक की बात करेंगे, और इसमें आपको पता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसके अंदर। चलो शुरुआत करते हैं अपन। देखो, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, पहला बहुविकल्पी क्वेश्चन है हमारे पास, एमसीक्यू जिसको अपन कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन विद्यार्थियों आपके सामने है, संगमरमर में प्रमुख रूप से कौन सा खनिज उपस्थित होता है? क्या यहाँ पर क्वार्ट्ज होता है, फेल्सपार होता है, माइका होता है, कैल्साइट होता है? तो आपको याद रखना है, संगमरमर जो है इसके अंदर आपको पता है कैल्साइट खनिज उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है? तो संगमरमर के अंदर आपको पता है कैल्साइट खनिज यहाँ पर उपस्थित होता है। संगमरमर जो है एक रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। बोलो, याद रखना है। संगमरमर जो है आप लोगों को बता देता हूं, संगमरमर जो होता है इसमें खनिज तो कैल्साइट होता है, लेकिन आप लोगों को याद रखना है एक किसका उदाहरण है, तो ये एक तरीके से रूपांतरित चट्टान, मेटामॉर्फिक जिसको अपन कहते हैं, रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है। किसका है? रूपांतरित चट्टान जो है आपको याद रखना है इसका उदाहरण है, चट्टान का उदाहरण है। ये विशेष तौर से आप लोग यहां पर याद रखेंगे, रूपांतरित चट्टान यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो है इसका इसका एग्जांपल है, आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है हमारा, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हैं, है ना। मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं जो है आपके सामने यहां पर दे रखी है, देखिएगा, है ना। तो यहां पर देखिएगा, मृदा निर्माणकारी क्या कैल्सीकरण है, निक्षालन है, ये सभी है, या निक्षेपण है? देखो, मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं जो मैं आपके सामने लिख देता हूं, एक तो होता है ह्यूमिफिकेशन, ध्यान रखना है, ह्यूमिफिकेशन ये भी एक मृदा निर्माणकारी प्रक्रिया है। इसके अलावा आपको पता है निक्षालन, कौन सी है? निक्षालन। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है निक्षेपण, कौन सी याद रखना है? निक्षेपण। तीन तो ये विशेष तौर से याद रखेंगे। उसके बाद पोड जोलीकरण, है ना। उसके बाद कौन सी है? पोड जोलीकरण, पोड जोलीकरण। इसके अलावा आपको पता है कैल्सीकरण, कौन सी होती है बच्चों? है ना, लेटराइजेशन है ना। इसके बाद अपन लेटराइजेशन की बात कर सकते हैं, लेटराइजेशन, लेटराइजेशन है। उसके बाद कैल्सीकरण है, कैल्सीकरण, कैल्सीकरण होती है। और एक होता है डीकैल्सीकरण, कैल्शियम का वापिस हटना, डीकैल्सीकरण। उसके बाद एक होता है आपके पास यहाँ पर लवणीकरण, लवणीकरण। और एक होता है पेडोटर्बेशन, है ना, पेडो टर्बेशन। ठीक है, पेडो टर्बेशन ये है हमारे पास मोटे मोटे तौर पे। तो कौन कितनी हो गई? एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, चार हो गई, पांच, छ, सात, आठ और नौ। तो नौ हमारे पास मृदा निर्माणकारी क्रियाएं हैं, और इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। ठीक है, तो मृदा निर्माणकारी प्रक्रियाएं हमारे पास 9 हैं। तो कैल्सीकरण भी इसमें आ रहा है, देखो कैल्सीकरण आ रहा है।
निक्षालन आ रहा है, निक्षेपण आ रहा है। तो ये सारी की सारी हमारे पास मृदा निर्माणकारी क्रियाएं हैं जिनके बारे में अपने को याद रखना है। ठीक है, तो 9 है, आपको मैंने बड़ा क्वेश्चन भी यहाँ पर बता दिया साथ के साथ। मृदा में जीवांश पदार्थ का प्रतिशत कितना होता है? 0.02 से 20 होता है क्या? 1 से 10 होता है? 0.1 से 5% होता है? ये सब प्रतिशत में है। ठीक है, 0.1 से 5%। तो आपको पता है मृदा में जीवांश पदार्थ या कार्बनिक पदार्थ जो होता है 0.1 से 5% होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 जो है इसका बिल्कुल याद रखना है। जीवांश पदार्थ के स्रोत मैंने आप लोगों को बता ही रखे हैं, यहाँ पर पादप स्रोत है और एक जंतु स्रोत है अपने पास। अगला क्वेश्चन, ब्राउनियन गति किस स्थिति में सबसे अधिक होती है? जब कोलाइडी कणों का आकार बड़ा होता है, जब कोलाइडी कणों का आकार छोटा होता है, जब कोलाइडी कण स्थिर होते हैं, जब कोलाइडी कण निलंबन में होते हैं। तो ब्राउनियन गति आपको पता है एक तरीके से कणों का टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करना, इसको ब्राउनियन गति कहते हैं। ठीक है, याद रखना है कणों का, मृदा कणों का यानी कि मृदा कोलाइड्स कणों का टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करना, ध्यान रखना है कणों का टेढ़े मेढ़े ढंग से गति करना। और आपको पता है ये जो ऐसे कण होते हैं ये एक प्रभाव दर्शाते हैं, टिंडल प्रभाव, ये भी अपने को विशेष तौर से याद रखना है। तो ब्राउनियन गति, अब आप मुझे बताओ कण टेढ़े मेढ़े, जब कणों का साइज छोटा होगा, कणों का आकार छोटा होगा, तो आपको पता है एक तरीके से यहाँ पर गति भी तीव्र होगी। तो कोलाइडी कणों का आकार जब छोटा होता है तो ब्राउनियन गति क्या होती है बच्चों? अधिक होती है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कणों का आकार जितना छोटा होगा ब्राउनियन गति उतनी ही स्पीड से होगी। 1:1 टाइप केवोलिनाइट है ना, 1:1 मृत्तिका कण है, 1:1 जो है आपको बताना है यहाँ पर कौन सा है। क्या यहाँ पर इलाइट है, क्या यहाँ पर मांटमोरिलोनाइट है, क्या केवोलिनाइट है? बताइएगा इसका आंसर क्या है। 1:1 आपको पता है 1:1 होता है, एक 2:1 होता है और दूसरा भी 2:1 होता है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? देखिए यहाँ पर देखिएगा ये जो होता है केवोलिनाइट जो है ये 1:1 में होता है। ठीक है, बाकी 2:1 में इलाइट भी होता है। ठीक है, और मांटमोरिलोनाइट भी होता है, मोरिलोनाइट। ठीक है, मांटमोरिलोनाइट। तो ये आप लोगों को याद रखना है, 1:1 पूछा गया है तो इसमें केवोलिनाइट आंसर आएगा। क्या आएगा बच्चों? केवोलिनाइट आंसर। ये आप लोगों को विशेष तौर से यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6 और अपनी उत्तर पुस्तिका में 6 ऑप्शन लिखना है। अत्यधिक अम्लीय मृदाओं में यहाँ पर कौन से आयंस की प्रधानता होती है? तो आपको पता है Al+3, जिसमें आपको पता है Al+3 ज्यादा धनावेश है, वो आपको पता है अत्यधिक अम्लीय मृदा में ज्यादा मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 नंबर। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उदासीन मृदा का पीएच मान बताइएगा। आपको पता है पीएच स्केल, आपको अच्छी तरीके से पीएच स्केल को पढ़ के जाना है ना, पीएच स्केल को अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। देखो यहाँ पर अपन बात करें, ये होता है 0 से यहाँ पर ये जो चीज है ये अम्लीयता को बताएगी। अम्लीयता क्या होता है? अम्लीयता, ये अम्लीय होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है बच्चों। और यहाँ पर जो होता है वो सारीय दशा होती है। कौन सी दशा होती है? सारीय कंडीशंस होती है। अब यहाँ पर अम्लीय के अंदर क्या होता है बच्चों? इनके अंदर ध्यान रखना है H+ जो होते हैं ये ज्यादा होते हैं। ठीक है, H+ जो होते हैं ये अत्यधिक मात्रा में होते हैं और OH जो होते हैं ये कम होते हैं। ये विशेष तौर से आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर H+ और OH- जो होते हैं इक्वल होते हैं और यहाँ पर आप लोगों को पता है H+ जो होते हैं वो कम होते हैं और यहाँ पर देखा जाए तो H+ जो होते हैं ये कम होते हैं और OH- जो होते हैं ये यहाँ पर ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये विशेष तौर से। तो आपको पता है यहाँ पर क्षारीय मृदा का पीएच, ध्यान रखना, क्षारीय मृदा का पीएच, मृदा का पीएच 7 से ज्यादा होता है, 7 से अधिक। ठीक है, और अम्लीय मृदा का पीएच, तो अम्लीय मृदा का पीएच ध्यान रखना है 7 से कम होता है। ये विशेष तौर से ध्यान रखना है अपने को। तो आपसे पूछा जाए, और उदासीन मृदा का पीएच जो होता है 7 होता है। ठीक है, उदासीन मृदा
उदासीन मृदा का पीएच ये होता है 7। कितना होता है? 7। तो ये आपसे क्वेश्चंस क्या पूछा गया देखिएगा, क्वेश्चंस की अपन बात करते हैं, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों कि उदासीन मृदा का पीएच, तो उदासीन मृदा का पीएच क्या होगा? 7 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 6। और आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में ये आंसर लिखना है, ठीक है। ये मैंने पूरा समझा दिया कॉन्सेप्ट। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। केंद्रीय मृदा, यहाँ पर सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये करनाल में स्थित है ना। करनाल के अंदर है, याद रखना है। लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, जयपुर में नहीं है, करनाल जो है। और करनाल कहाँ पड़ता है? हरियाणा के अंदर। कहाँ पड़ता है? हरियाणा। तो आप लोगों को याद रखना है केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान जो है ये करनाल में, छठे चैप्टर से है। सी स्प्रेंजिल वैज्ञानिक ने किस पोषक तत्व का आविष्कार किया? यहाँ पर ऑक्सीजन है, आयरन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। तो बताइएगा यहाँ पर एक तरीके से सी स्प्रेंजिल ने किस न्यूट्रिएंट्स की खोज की है? क्या ऑक्सीजन की है, क्या आयरन की है, मैग्नीशियम। ध्यान रखना है किसकी खोज की है? मैग्नीशियम। इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला, विटामिन B12 के संश्लेषण में सहायक है। निकिल है, सोडियम है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है। तो विटामिन B12 जो होता है, याद रखना है बेटों, विटामिन B12 जो होता है, सबसे पहले तो इसको कहते हैं साइनो कोबाले कोबालेमीन, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? साइनो कोबालेमीन कहते हैं। और इसके अंदर आपको पता है कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। क्या होती है? कोबाल्ट धातु उपस्थित होती है। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो विटामिन B12 के संश्लेषण में यहाँ पर कौन सी धातु जरूरी होती है? कोबाल्ट धातु प्रेजेंट। कोबाल्ट धातु जो है इसके संश्लेषण के लिए जरूरी है। किसान खाद किसे कहते हैं? क्या यूरिया? किसान खाद किस उर्वरक को? क्या कैल्शियम अमोनियम सल्फेट को, सिंगल सुपर फोस्फेट, यूरिया, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। इसको ध्यान रखना, CAN, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, शॉर्ट में भी कह सकते हैं। देखो आपको पता है ये एक प्रकार का उदासीन उर्वरक है। कैसा है? उदासीन उर्वरक है बच्चों, ठीक है। मृदा में कोई हानिकारक प्रभाव नहीं, मृदा में इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है, नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर अपन बात करें CAN के अंदर नाइट्रोजन जो होती है वो 25% होती है। कितनी होती है? 25%। इसमें ध्यान रखना है नाइट्रेट फॉर्म में जो नाइट्रोजन है वो 12.5%, याद रखना है। और यहाँ पर अमोनियम रूप में जो नाइट्रोजन होती है वो भी 12.5। तो 12.5 कितने हो गए? 25। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है किसान खाद किसे कहते हैं? तो याद रखना है इसी CAN को क्या है? किसान खाद भी कहते हैं। तो इसके बारे में इतनी सारी बातें बताई मैंने जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। यूरिया में कभी भी नाइट्रोजन पूछ ले तो बच्चों याद रखना है 46% होती है। कितनी होती है ना। सिंगल सुपर फोस्फेट में P2O5 आपसे पूछा जा सकता है जो 16% होता है। कितना होता है? अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन यदि आपसे पूछा जाए तो इसमें 20.6% नाइट्रोजन होगी, है ना। मैं इनके इर्द गिर्द बनने वाले क्वेश्चंस भी आपको बता देता हूं ताकि आप लोगों के कोई सा भी क्वेश्चन किसी तरीके से पूछा जाए तो गलत नहीं होवे। अगला प्रश्न, सोडियम युक्त उर्वरकों के अधिक उपयोग से मृदा पर क्या है? देखो आपको पता है कोई भी मृदा है जिसमें सोडियम आयन ज्यादा है, Na+, ठीक है। यहाँ पर Na+ की अपन बात करें जिसमें सोडियम आयन ज्यादा है, मृदा की अम्लता में वृद्धि होगी, क्षारीयता में वृद्धि होगी, मृदा नमी में वृद्धि होगी, मृदा की जैविक सामग्री में वृद्धि, इंक्रीज सॉइल एसिडिटी, एल्कानिटी, और उसके बाद मॉइस्चर और द ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर आपको पता है क्षारीयता में वृद्धि होगी, ठीक है। जिस मृदा में सोडियम आयनों की प्रधानता ज्यादा होती है उस मृदा की भौतिक दशा अत्यधिक खराब होती है, क्योंकि सोडियम आयनों की प्रधानता की वजह से मृदा में आपको पता है क्षारीयता के गुण ज्यादा आते हैं। तो याद रखना है सोडियम उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मृदा पर क्षारीयता बढ़ती है, याद रखना। निम्नीकृत प्रदूषक कौन सा नहीं है? विच इज नॉट डिग्रेडेबल पोल्यूशन। निम्नीकृत प्रदूषक कौन सा नहीं है? पत्ते, प्लास्टिक, कागज। यहाँ पर गोबर, गोबर जो है आपको पता है एक तरीके से यहाँ पर नॉट ए डिग्रेडेबल अपन कह सकते हैं प्रदूषक। तो याद रखना है यहाँ पर
ठीक है, तो ये याद रखना है। यहां पर आपसे निम्नीकृत प्रदूषक की बात नहीं है, तो इसका राइट आंसर ध्यान रखना है प्लास्टिक। ये निम्नीकृत नहीं है, ये डिग्रेडेबल नहीं है। कागज, पत्ते और गोबर ये तो आपको पता है डिग्रेडेबल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है आपको याद रखना है प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर डी करना बच्चों, है ना। नेक्स्ट, ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? क्या क्लोराइड की वजह से होता है, क्या फास्फोरस, क्या फ्लोराइड, क्या नाइट्रेट? आपको पता है जल के अंदर जब एक तरीके से बच्चों बात करें, नाइट्रेट जो होता है इसकी मात्रा 45 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाती है पर लीटर में 45 mg से ज्यादा हो जाती है। 1 लीटर पानी में 45 mg से ज्यादा होती है, तो आपको पता है फिर इस जल के प्रयोग से, है ना, रोग होता है जिसको मेथेनो ग्लोबेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथेनो हीमोग्लोबिमिया। और आपको पता है इसी को हम एक तरीके से क्या कहते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ध्यान रखना है, इसी को अपन क्या कह देते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम, बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम इसको अपन कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है अपने पास क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। आप लोग उसे तो पानी में नाइट्रेट की जब अधिकता हो जाएगी तो उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होने का खतरा ज्यादा रहेगा। एपिजिक, इंडोजिक और डायोजिक क्या है? क्या ये जैव उर्वरक है, केचुए की प्रजातियां हैं, सूक्ष्म जीवों की प्रजातियां हैं, कीटनाशी? देखो, एपिजिक, इंडोजिक, डायोजिक ये आपको पता है केचुए की प्रजातियां हैं, और इन्हीं की सहायता से इसमें आपको पता है कंपोस्ट क्या है? वर्मी कंपोस्ट बनती है। क्या बनती है? वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट ध्यान रखना है, केचुए के द्वारा जो खाद बनाई जाती है उसको हम क्या कह देते हैं? वर्मी कंपोस्ट यहां पर कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीलहरी शैवाल का उपयोग कौन सी फसल में किया जाता है? देखो, नीलहरी शैवाल जो होता है ब्लू ग्रीन एल्गी, इसको बीजीए शॉर्ट में कह सकते हैं। बीजीए शॉर्ट में क्या कह सकते हैं? बीजीए। और इसको साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी अपन जानते हैं बच्चों, ठीक है। और ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है, और ये विशेष तौर से आपको पता है धान, किसमें? धान यानी कि राइस के अंदर अपन बात करें तो यहाँ पर राइस देख लीजिएगा कहां पर है, ये रहा, है ना, धान। स ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर स जो है इसका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इसको आप राइस कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल इसका नीलहरी शैवाल का धान के खेतों में। नेक्स्ट, यहां पर निम्नलिखित में से कौन से विटामिन जो है घी में पाए जाते हैं? घी में पाए जाने वाले विटामिन जो है आपको यहां पर बताना है ना। तो यहां पर देखिएगा कौन कौन से, क्या यहां पर ए बी डी ई के कौन से होंगे, जल्दी से आपको बताना है। यहां पर 3 डंडे हैं, है ना, ये पहला, तीसरा और चौथा, ऐसे हैं ये ऑप्शन, पहला, तीसरा, चौथा। तो देखिएगा यहाँ पर निम्नलिखित में से घी में कौन से विटामिन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर ए इसके अंदर विशेष तौर से मिलेगा, डी आपको विशेष तौर से मिलेगा, और ई बी आपको मिलेगा। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरीके से राइट आंसर इसका दूसरा हो जाएगा, विटामिन ए मिलेगा, इसके अलावा डी मिलेगा और ई मिलेगा। ये घी में पाए जाने वाले प्रमुख रूप से क्या है बच्चों? विटामिन से, याद रखना है। अगला प्रश्न, दूध के 10 ml नमूने को उबालकर ठंडा करने के बाद उसमें 1-2 बूंद आयोडीन विलयन मिलाते हैं, नीला पड़ जाता है दूध। दूध में किसकी मिलावट है? तो आपको बताना है दूध के 10 ml नमूने को उबालकर ठंडा करने के बाद उसमें 1-2 बूंद आयोडीन की मिला रहे हैं, मिलाने पर नीला रंग आता है, तो उसमें स्टार्च किसकी है? स्टार्च। द ऑप्शन डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रिक्त स्थान, मृदा विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? आपको यहां पर एक तरीके से सोइल साइंस का जनक बताना है, ठीक है। तो यहां पर मृदा विज्ञान का जनक जो होता है वी डोकुचेव। क्या होता है? डोकुचेव नामक जो वैज्ञानिक थे, इन्होंने आपको पता है एक तरीके से इनको फादर ऑफ सोइल साइंस के नाम से। मृतिका, क्ले कणों का व्यास पूछा गया है, तो आपको पता है लेस देन 0.02 mm जो है इनका व्यास होता है, आप याद रखना है। मृतिका क्ले पार्टिकल की बात की है तो इनका व्यास लेस देन 0.002 mm होता है।
की कमी से पौधे बोने व हल्के पीले, बोने रह जाते हैं और हल्के पीले, तो सीधी सी बात है पीलापन जो होता है वो नाइट्रोजन की कमी से, किसकी कमी से, नाइट्रोजन की कमी से, ध्यान रखना है। गैस के कारण ओजोन परत, ओजोन परत जो होती है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है, सूर्य से, ओजोन परत यह है सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है, किरणों से रक्षा, ठीक है। तो आपको पता है ओजोन में छिद्र हो जाएगा, ओजोन होल उसको कहते हैं ओजोन छिद्र। तो ये ओजोन छिद्र जो होता है आप लोगों को याद रखना है, इसमें सबसे ज्यादा जो गैस है वो CO2 है। इसके अलावा आपको पता है CFC भी होती है, आपको पता है CH4 भी होती है, इस टाइप की जो गैसें होती है CO2, ये आपको पता है ओजोन छिद्र में क्या, ओजोन होल, ओजोन परत में छिद्र करने का काम कर रही है। तो यहाँ पर CO2 गैस के कारण ओजोन परत की मोटाई कम हो रही है, याद रखना है। यूरिया में नाइट्रोजन, देखो आपको कहा था ना यूरिया में आपको पता है 46% कितना नाइट्रोजन होता है, 46% इसके अंदर नाइट्रोजन होता है। यूरिया जो होता है इसका फॉर्मूला कभी पूछा जाए NH2, ध्यान रखना है C डबल बॉन्ड कार्बन और NH2, ये याद रखना है यूरिया का फॉर्मूला होता है। उसके बाद यहां पर पूछ रहा है कितने प्रतिशत, कितने डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आती है, तो 90 डेसिबल है ना, 90 डेसिबल से अधिक जो ध्वनि होती है वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में आती है, ठीक है। 90 डेसिबल से यदि ज्यादा साउंड हो रही है तो वो ध्वनि प्रदूषण की कैटेगरी में यहां पर आएगी। अगला क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, आपको कार्बोहाइड्रेट का सूत्र लिखना है, तो ये होता है बच्चों CX कोष्टक H2OY, और ये कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र है। CX, X का मतलब यहां पर एक तरीके से नंबर है, याद रखना है, H2O कोष्टक का Y, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट आगे बात करें, तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद बचे हुए, इसको कहते हैं केक, खली, खली कहते हैं, क्या कहते हैं, जैसे मूंगफली की खली, तिल की खली, तो तिलहनी फसलों से तेल निकालने के बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बचता है इसको हम कहते हैं खली, क्या कहते हैं, खली कहते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, वह दुग्ध उत्पाद जो दूध जमने या स्कंदन के पश्चात वे या दुग्ध जल के निकलने के बाद प्राप्त होता है, तो यह है पनीर, कौन सा है, पनीर, याद रखना है। पनीर वह दुग्ध पदार्थ होता है जो दूध जमने या स्कंदन के पश्चात वे के निकलने के बाद प्राप्त होता है ना, दुग्ध जल निकलने के बाद पनीर प्राप्त होता है, ये याद रखना है। दूध का सफेद रंग, तो दूध का सफेद रंग जो होता है केसीन के कारण, किसके कारण होता है, केसीन के कारण। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए, देखो एक प्रश्न और करवा देता हूं, है ना, दूध का एवं घी का पीलापन, दूध एवं घी का पीलापन कभी पूछ लिया जाए तो ये याद रखना है कैरोटीन, किसकी वजह से होता है बच्चों, कैरोटीन की वजह से होता है, ठीक है। तो इस बात का भी हमें विशेष तौर से पता रखना है कि दूध का एवं घी का पीलापन जो होता है वो किसकी वजह से होता है, कैरोटीन की वजह से होता है। अगला सवाल, अति लघुरात्मक क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, मृदा उत्पत्ति किसे कहते हैं। आपको पता है एक तरीके से मृदा उत्पत्ति के संदर्भ में दो चीजें आपको बताई गई है, ठीक है ना, मृदा उत्पत्ति के संदर्भ में क्या है, दो चीजें आपको बताई गई, पेडोलॉजी और इटेबोलॉजी की, यहां पर याद रखना है, ठीक है। मृदा उत्पत्ति किसे कहते हैं, सबसे पहले तो मृदा जो है आपको याद रखना है एक तरीके से लैटिन भाषा का शब्द ध्यान रखना है। मृदा जो होती है ये आपको पता है मृदा लैटिन भाषा शब्द सोलम से बनी हुई, ठीक है। और याद रखना है इसका जो अध्ययन किया जाएगा वो दो शाखाओं में किया जाएगा, एक तो होता है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के अंदर आपको पता है मृदा के जन्म, निर्माण, उत्पत्ति इनके बारे में, और दूसरा है इडेपोलॉजी, इडेपोलॉजी आपको मृदा की डेफिनेशन पढ़नी है, इसके अंदर डेफिनेशन लिखनी है, याद रखना है। ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है, तो ह्यूमस के अंदर आपसे कार्बोहाइड्रेट की बात की गई है, तो कार्बोहाइड्रेट ह्यूमस जो होता है, देखो ह्यूमस जो होता है अपन बात करें, ह्यूमस के अंदर कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, ह्यूमस में कार्बोहाइड्रेट जो है दो रूप में होता है, सेल्यूलोज के अंदर सेल्यूलोज के रूप में सेल्यूलोज, और दूसरा होता है हेमी सेल्यूलोज, कौन सा होता है, हेमी सेल्यूलोज, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अब सेल्यूलोज 5 से 12% होता है, सेल्यूलोज कितना होता है, 5 से 12% होता है, और ये होता है 3 से 5%, कौन सा होता है, कितना होता है, 3 से। तो आपको पता है टोटल कार्बोहाइड्रेट ये आपके सामने है, सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज
के रूप में कार्बोहाइड्रेट आपको पता है ह्यूमस के अंदर मिलने वाला है। ठीक है, याद रखना है, ये कार्बोहाइड्रेट का परसेंटेज ही है। उसके बाद एक केओलिनाइट की समूह की संरचना बताइए। केओलिनाइट की अपन बात करें तो केओलिनाइट मैंने आप लोगों को पहले कहा है कि तीसरे चैप्टर में 3 संरचना है, इनको आपको विशेष तौर से यहाँ पर पढ़ लेना है। केओलिनाइट जो होता है ये 1:1 का होता है। एक सिलिका की परत होगी, यानी कि इसमें क्या होता है, एक सिलिका परत होगी, एक सिलिका परत होगी, और एक आपको पता है एल्यूमिना परत होगी। आप लोगों को विशेष तौर से पता होना चाहिए। इसकी संरचना की बात करें तो देखिएगा, ऊपर देखो आप लोग इस तरीके से यहां पर बना सकते हो। ये इसके अंदर ऑक्सीजन अणु रहेंगे, कौन से, O2 अणु यहां पर आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें ध्यान रखना है एल्यूमिना परत, सबसे पहले एल्यूमिना और सिलिका। ठीक है, और ये परतें जो होती है आप लोग याद रखना है, इनके बीच की जो दूरी होती है देखिएगा, इसको करते हैं अपसारित दूरी। ठीक है, ये इस तरीके से आप संरचना बना सकते हैं, एल्यूमिना और सिलिका, ये याद रखना। इनकी बाहरी सतह पर आपको पता है क्या होते हैं, धनायन क्या होते हैं, धनायन। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहां पर क्या है, एक तरीके से संरचना बना सकते हैं। तो एक सिलिका और एक एल्यूमिनियम, तो इस तरीके से क्या है, इसकी संरचना अपन यहां पर बना देंगे। और ये एल्यूमिना और सिलिका की परतें जो होती है ऑक्सीजन अणु से जुड़ी रहती है। धनायन क्या होता है, धनायन आपको पता है, जैसे अपन बात करें NH4+ है, Ca++ है ना, सोडियम प्लस है, इस टाइप के ये धनायन होते हैं। और धनायन जो होते हैं ये आप लोगों को याद होना चाहिए, इसको कहते हैं भस्म। क्या कहते हैं, भस्म कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है अपने। अगला क्वेश्चन है उभय प्रतिरोध। उभय प्रतिरोध ये आपके ध्यान रखना है, 5वें चैप्टर से ये क्वेश्चन है, याद रखना है उभय प्रतिरोध। उभय प्रतिरोध क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनकी वे पदार्थ जिनकी उपस्थिति में किसी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए, किसी विलयन की पीएच को परिवर्तित करने के लिए अधिक मात्रा में अम्ल या क्षार, याद रखना है, अम्ल या क्षार की आवश्यकता से अधिक मात्रा मिलाया जाता है। ठीक है, तो पीएच परिवर्तन का क्या होता है, विरोध होता है, इसी को उभय प्रतिरोधी अपन कह सकते हैं। लवणीय मृदा को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए, लवणीय मृदा जो होती है इसको अपन देखा जाए तो लूणी खारी के नाम से, किसके नाम से जाना जाता है, लूणी खारी। तो राजस्थान में ध्यान रखना है, लूणी खारी के नाम से इसको जाना जाता है। लवणीय मृदा जो है 3.4 लाख हेक्टेयर अपने राजस्थान में इसका आंकड़ा है, और इसको लूणी खारी के नाम से जाना जाता है। तो लवणीय मृदा को राजस्थान में लूणी खारी के नाम से। अगला सवाल है अदृश्य भूख को परिभाषित कीजिए, है ना। अदृश्य भूख जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सा पोषक तत्व दर्शाता है, पोटेशियम दर्शाता है। कौन दर्शाता है, पोटेशियम दर्शाता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अदृश्य भूख ध्यान रखना है। चलो तो देखिएगा यहां पर क्या है, ठीक है। अदृश्य भूख, अदृश्य भूख जो होता है पोटेशियम दर्शाता है। अदृश्य भूख होता क्या है, इसकी अपन बात करें, अदृश्य भूख क्या होता है, तो
जब पोषक तत्व न तो पौधे की वृद्धि के लिए अधिकतम चाहिए, है ना, जब पौधों में पोषक तत्व की कमी के लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देवे, ठीक है, नहीं दिखाई देवे, याद रखना है। अधिकतम, उसमें अधिकतम स्तर का भी पता नहीं चल रहा है, निम्नतम स्तर का भी पता नहीं चल रहा है, इसको अपन कहते हैं। पौधों का अधिकांश भाग किन तत्वों से मिलकर बना होता है? तो आपको पता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनको कहते हैं संरचनात्मक तत्व। क्या है? संरचनात्मक तत्व, ध्यान रखना है, संरचनात्मक तत्व। और ये सभी तत्व पौधे के शरीर का 90% से अधिक भाग बना देते हैं, है ना। पौधों का 90% जो भाग होता है, 90% से ज्यादा भाग जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को ही हम क्या कहते हैं बच्चों? संरचनात्मक तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचनात्मक तत्व, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिरक्षा अवधि किसे कहते हैं, है ना। आपसे पूछा गया है कि प्रतिरक्षा अवधि किसे कहते हैं। तो ये क्या होता है, देखो, प्रतिरक्षा अवधि क्या होता है? अंतिम बार फसल कटने, है ना, अंतिम बार कीटनाशी छिड़कने के बाद, ऐसे करना, अंतिम बार कीटनाशी छिड़कने के बाद, अंतिम बार कीटनाशी छिड़कने के बाद और फसल काटने के बीच, और फसल काटने के बीच, ध्यान रखना है, फसल काटने के बीच के कम से कम अवकाश को, फसल काटने के बीच के कम से कम अवकाश को प्रतीक्षा अवधि कहते हैं, ठीक है। अंतिम बार कीटनाशी छिड़कने के बाद और फसल कटने के बीच के कम से कम अवकाश को प्रतीक्षा अवधि अपन यहां पर कहते हैं, ये याद रखना है। उसके बाद तेल और वसा, ये आपको पता है लिपिड है। क्या है? लिपिड, ध्यान रखना है विशेष तौर से, ठीक है। ये क्या है देखिएगा, ये क्या होते हैं? ये याद रखना है ग्लिसरॉल, याद रखना है, यह ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला युक्त, ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला युक्त ट्राइग्लिसराइड, है ना, श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ध्यान रखना है ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड होते हैं, याद रखना है। ये आप लोग थोड़ा सा इसको देख के जाना है। तो ग्लिसरॉल की लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड, है ना, ये आप लोगों को इसके अंदर याद रखना है और पढ़ के जाना है विशेष तौर से। ग्लिसरॉल के लंबी श्रृंखला युक्त वसीय अम्लों के ट्राइग्लिसरैल्डिहाइड होते हैं, याद रखेंगे। नेक्स्ट, मृदा परिच्छेदिका का नामांकित चित्र बनाइए। अब मृदा परिच्छेदिका यानी कि सोइल प्रोफाइल की बात कर रहा है, ठीक है। तो याद रखना है, इसमें जब मृदा में ऊर्ध्वाधर कटान लगाया जाता है, कटान लगाने पर मृदा में विभिन्न परतें, विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं। इन सभी संस्तरों को सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोफाइल, याद रखना है। तो मृदा में ऊर्ध्वाधर कटान लगाने पर मृदा में विभिन्न संस्तर दिखाई देते हैं, और ये संस्तर जो है इनको आपको ध्यान रखना है, जैसे कौन कौन से होते हैं? ओ, ठीक है, ए बी, इस तरीके से ओ ए बी सी आर, ठीक है। इनको याद रखना है, अपन इस तरीके से डायग्राम बना सकते हैं, और इसमें ध्यान रखना है जैसे O1, है ना, इस तरीके से इनको अलग अलग अपन डिवाइड कर सकते हैं। O2, है ना, O1, O2, A1, A2, A3, B1,
B2, B3, B3, C और R। ठीक है, इस तरीके से हम क्या है यहाँ पर डायग्राम बना के इन सबको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप ये पहले चैप्टर का है, आप विशेष तौर से इसको देख के जाना है। सोइल प्रोफाइल इंपोर्टेंट है, याद रखना, पहले चैप्टर का क्वेश्चन है। अगला, नाइट्रोजन चक्र में प्रयुक्त पदों के नाम लिखिएगा, है ना। नाइट्रोजन चक्र में, अब आपको पता है नाइट्रोजन चक्र में यहां पर देखो खनिजन प्रक्रिया होती है ना। खनिजन प्रक्रिया के दौरान ध्यान रखना है नाइट्रोजन जो होती है वो किस में कन्वर्ट होती है बच्चों, नाइट्रेट में, याद रखना है। अब खनिजन प्रक्रिया में कौन कौन से पद आते हैं, तो अमीनीकरण, अमीनीकरण आता है सबसे पहले। अमीनीकरण के बाद अमोनीकरण आता है, अमोनीकरण। अमोनीकरण के बाद आपको पता है नाइट्रीकरण, नाइट्रीकरण, और उसके बाद विनाइट्रीकरण की। यहां पर अमीनीकरण में क्या होता है, नाइट्रोजन युक्त जो है वो अमीनो यौगिकों में कन्वर्ट होते हैं। और अमोनीकरण में जो नाइट्रोजन, ये अमोनी जो अमोनिया एक तरीके से अमोनीकरण, ये अमोनियम आयन जो है ये आपको पता है NH4 में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, नाइट्रीकरण में NH4 प्लस जो होता है ये NO2 माइनस में, फिर उसके बाद NO3 माइनस में। बच्चों अमोनियम आयन का नाइट्राइट में बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अमोनियम आयन का नाइट्राइट में बदलना, नाइट्रोसोमोनास, कौन सा बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास, मोनास बैक्टीरिया यहां पर भाग लेगा। और नाइट्राइट का नाइट्रेट में बदलने का, तो यहां पर नाइट्रोबैक्टर, कौन सा बैक्टीरिया भाग लेगा, नाइट्रोबैक्टर। यहां पर जीवाणु जो है आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है ये नाइट्रोजन चक्र में सम्मिलित होने अमीनीकरण, है ना, अमोनीकरण और नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण सबसे इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को विशेष तौर से पढ़ के जाना है, याद रखना है। आगे बात समझ में, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, कार्बनिक व अकार्बनिक मृदा कोलाइड्स में, अकार्बनिक व कार्बनिक, देखो आपको बात करें यहां पर अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। देखो सबसे पहले यहां पर अकार्बनिक, अकार्बनिक में ध्यान रखना है यहां पर इनकी संरचना में, इनकी संरचना में जैसे सिलिकॉन आता है, आयरन आता है, ठीक है, और एल्यूमिनियम आता है, ऑक्सीजन आता है। जबकि इनकी संरचना में आपको पता है एक तरीके से कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये विशेष तौर से होते हैं। ये खनिज पदार्थ होते हैं, है ना, ये खनिज पदार्थ होते हैं, खनिज होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चों, खनिज पदार्थ। और ये क्या होते हैं, कार्बनिक होते हैं। ठीक है, कार्बनिक होते हैं, याद रखना है। इनकी धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय क्षमता, विनिमय क्षमता कम होती है। ठीक है, क्षमता जो होती है धनायन विनिमय क्षमता, ये इनमें कम होती है। ठीक है, और इनकी धनायन विनिमय क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, याद रखना है। इनमें रिनाइन का स्रोत जो होता है, रिनाइन का स्रोत, रिनाइन OH से मिलता है। और इधर अपन बात करें रिनाइन जो होता है, रिनाइन याद रखना है, रिनाइन यहां पर COOH, ठीक है, OH और फिनोलिक समूह, फिनोलिक समूह जो होते हैं बच्चों, इनसे आपको पता है रिनाइन। और इसका फेमस उदाहरण याद रखेंगे ह्यूमस का, ह्यूमस ध्यान रखना है, ह्यूमस, ह्यूमस इसका। और इसमें आपको पता है इलाइट, मांट मोरिलोनाइट, केओलिनाइट, ये सब आपको याद रखना है। इस तरीके से, इस तरीके से आप ये अंतर पढ़ के जाए जरूर, यहां पर कार्बनिक और अकार्बनिक। धनायन विनिमय क्षमता, है ना, धनायन विनिमय क्षमता चौथे चैप्टर से आया है, ये याद रखना है। धनायन विनिमय क्षमता का, धनायन विनिमय क्षमता, धनायन विनिमय की क्रियाविधि को यहां पर समझाने। तो सबसे पहले धनायन विनिमय की क्रियाविधि वैद्युत गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है ना, ध्यान रखना है। यह क्रियाविधि, यह क्रियाविधि वैद्युत गतिकी के, गतिकी के सिद्धांत पर, के सिद्धांत पर आधारित। ठीक है, तो ये आप लोगों को विशेष तौर से ध्यान रखना है, वैद्युत गतिकी के सिद्धांत पर है। बाकी आप इसकी डिटेल जो है एक बार पढ़ना है ना, इसकी सारी क्रियाविधि। अगला प्रश्न है यहाँ पर, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कोई कारक यहाँ पर आपको बताने हैं। तो ये है आपके 5वें चैप्टर से क्वेश्चंस। ठीक है, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक। तो मृदा 3 कारक आपको लिखने हैं। तो
तो मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक सबसे पहले जैसे अपन बात करें पेत्रक पदार्थ, कौन से होते हैं? पेत्रक पदार्थ। अब पेत्रक पदार्थ जो है वो किस नेचर का है? अम्लीय प्रकृति का है, क्षारीय प्रकृति का है, इस प्रकार से यहाँ पर अपन बात करेंगे। दूसरा है यहाँ पर कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ये भी इसका कारक है। कार्बनिक पदार्थों का विघटन, ठीक है, कार्बनिक पदार्थों का विघटन एक ये। मूल वनस्पति, फसल की प्रकृति, ये सारे कारण है। मूल वनस्पति, ठीक है, फसल की प्रकृति, ये सारे के सारे ध्यान रखना है। मृदा की गहराई, ये सारे आपको याद रखना है, मृदा पीएच को प्रभावित करने वाले कारक है। इनकी डिटेल एक बार जरूर देखें, ठीक है, इनका वर्णन वहां मिलेगा। नेक्स्ट अगला है लवणीय व क्षारीय मृदाओं में विभेद कीजिएगा। देखो आपको पता है 3 प्रकार की मृदाएं होती है। एक तो होती है अपने पास लवणीय मृदा, लवणीय, और एक होती है अपने पास क्षारीय, और एक होती है अपने पास लवणीय क्षारीय, ठीक है, ये मृदाएं होती है। अब इनके बारे में आपको डिटेल पढ़ के जाना है। इनमें जैसे अपन बात करें, थोड़ा सा बताऊं, लवणीय मृदा जो होती है इसमें ध्यान रखना है, जैसे लवणीय मृदा की बात करें तो इसका ईसी विद्युत चालकता जो 4 डेसी साइमंस प्रति मीटर से याद रखना है कम होगी, ज्यादा होगी, है ना। इसकी 4 डेसी साइमंस प्रति मीटर से क्या है, ज्यादा होगी। पीएच जो होगा वो आप लोगों को याद रखना है 8.5 से कम होगा, और ईएसपी ये इसमें 15 से कम होगी। ये लवणीय मृदा की खास बात है। क्षारीय मृदा की बात करें तो विद्युत चालकता जो होगी वो 4 डेसी साइमंस प्रति मीटर से कम होगी। पीएच इसका ध्यान रखना है बच्चों 8.5 से ज्यादा होगा, और ईएसपी विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता 15 से ज्यादा होगी। तो इस तरीके से आपको इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ के जाना है। लवणीय क्षारीय मृदाओं में अंतर आप लोगों को एक बार देख के जाना है विशेष तौर से। अगला प्रश्न है पौधों में निम्नलिखित सूक्ष्म तत्वों के विषैले प्रभाव बताइए। अब ये 7वें चैप्टर का जो क्वेश्चन है ना, इनके विषैले प्रभाव जो है आप लोगों को आनी चाहिए। देखो सबसे पहले यहां पर एक तरीके से सबसे पहले है हमारे पास लोहा, आयरन की अपन बात करते हैं। इसमें इसका विषैला प्रभाव क्या है, तो पादप वृद्धि अवरुद्ध, ध्यान रखना है, पादप वृद्धि रुक जाती है, वृद्धि का रुकना, ठीक है। जड़ों में भूरापन या सूखना, ध्यान रखना है, जड़ों का भूरापन या सूखना विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। जिंक की बात करें, ठीक है, यहां पर अपन जिंक की बात करें तो जिंक का क्या है, इसमें ध्यान रखना है पत्तियां जो होती है लाल भूरी पड़ जाती है, पत्तियां लाल भूरी होकर सूखना, यह विशेष तौर से ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें यहां पर पत्तियों के किनारों मुड़कर यहां पर गोल हो जाते हैं, ठीक है, पत्तियों के किनारे मुड़कर गोल हो जाते हैं, ये भी अपने को विशेष तौर से ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये सारी चीजें यहाँ पर, और एक हमारे पास यहाँ पर तांबा, इसमें ध्यान रखना है नवीन पत्तियों में हरिमाहीनता, कॉपर जो होता है नवीन पत्तियों में हरिमाहीनता। तो इस तरीके से क्या है आपको याद रखना है इनके विषैले प्रभाव, और आप अच्छे से डिटेल में इनको पढ़ के जाना। इस तरीके से आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में आंसर देने का प्रयास यहां पर करना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिएगा अगला क्वेश्चन, ट्राई अमोनियम फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र, है ना, और संगठन तथा फसलों पर आपको इसका प्रभाव लिखना है। ट्राई अमोनियम फॉस्फेट याद रखना है, ये क्वेश्चंस जो है आपके 8वें चैप्टर से आया है। कहां से आया है, 8वें चैप्टर से आया है, याद रखना है ट्राई अमोनियम फॉस्फेट। चलो तो याद रखना है ट्राई अमोनियम फॉस्फेट जो है इसका आपको एक तरीके से फॉर्मूला
लिखकर एक तरीके से इसमें पढ़ने वाले प्रभाव जो है आपको याद रखना है। इसके बड़े क्वेश्चंस हैं, ये एक बार देख के जरूर जाना। इसी तरीके से अगले क्वेश्चंस रहेंगे, हमारे शरीर के लिए विटामिन का क्या महत्व है। अब आपको पता है विटामिन जो है एक तरीके से शरीर के लिए क्या करते हैं, ये 10वां जो चैप्टर है उसके अंदर आपको इसके बारे में पूरी डिटेल यहां पर मिल जाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो शरीर में विटामिन जो होते हैं एक तरीके से आपको पता है ये शरीर में क्या करते हैं, जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। ठीक है, विटामिन जो होते हैं याद रखना है जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं, शरीर की जैविक क्रियाओं में सहायक, जैविक क्रियाओं में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, और इनकी कमी से क्या हो जाते हैं, रोग हो जाते हैं। आप लोग याद रखना है। विटामिन शब्द जो है फंक ने दिया, ये सब बातें आप लोग एक बार पढ़ के जाना। सारे विटामिन जो है आपको पढ़ा रखे हैं, जैसे B1 है, B2 है, इस तरीके से ए है, डी है, इस तरीके से विटामिन जो है इनका वर्गीकरण भी आपको बता देता हूं। विटामिन दो प्रकार के होते हैं, जैसे अपन बात करें जल विलय विटामिन, जल विलय है ना, और दूसरे होते हैं वसा विलय। दूसरे कौन से होते हैं बच्चों, वसा विलय। ठीक है, तो वसा विलय में कौन कौन से आएंगे, A, D, E, K, और इधर अपने जल विलय में कौन से आएंगे, B और C। तो कंप्लीट डिटेल पढ़ के जाए कौन सा विटामिन क्या कर रहा है और कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, कंप्लीट डिटेल इनके अपने को देख के जानी है। अगला क्वेश्चन है वर्मी कंपोस्ट के उपयोग से मृदा की गुणवत्ता में। अब आपको पता है वर्मी कंपोस्ट जो है ये एक तरीके से केंचुआ जो होता है इससे निर्मित खाद होती है। अब अपन बात करें इसके उपयोग से, आपको पता है मृदा में पोषक तत्व का एक तरीके से पोषक तत्व है, पोषक तत्वों में बढ़ोतरी मिलेगी, मृदा संरचना का सुधार होगा, मृदा संरचना का सुधार होगा, ये याद रखना है। इसमें आपको पता है एक्टिनोमाइसिटीज की मात्रा ज्यादा होगी, एक्टिनोमाइसिटीज, एक्टिनोमाइसिटीज ये ज्यादा होगी, याद रखना है। मृदा के अंदर वायु संचार बढ़िया होगा, मृदा की भौतिक दशा सुधरेगी। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारे फायदे हैं वर्मी कंपोस्ट के। तो वर्मी कंपोस्ट के जितने भी लाभ है एक बार उनको आप डिटेल में जरूर देखें। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े क्वेश्चंस जो है 1.5 नंबर वाले आपको सोल्व करने। अगला, निम्नलिखित जैविक सुधारों के पर टिप्पणी लिखे। देखो सीरा, फ्रेश मड, हरी खाद, फसल अवशेष, कंटाली खरपतवार, आर्जिमोना मैक्सिकाना, ध्यान रखना है इसको कहते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना, मैक्सिकाना। ठीक है, इन पर आपको टिप्पणी लिखनी है। इसका आप जब मृदा में जैविक सुधार के रूप में प्रयोग करते हैं तो मृदा में इन जैविक सुधारकों का कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। सीरा तथा फ्रेश मड इनको सबसे पहले प्रयोग है ना डॉक्टर नील रतन धर ने सारी मृदा के सुधार के लिए, ध्यान रखना है डॉक्टर नील रतन धर जो है इसने आपको पता है सारी मृदा के सुधार के लिए, किसके लिए, सारी मृदा के सुधार के लिए सबसे पहले इनका प्रयोग किया, ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरी चीज ये गन्ने का प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है, गन्ने का, तो आपको याद रखना है ये सारी चीजें। हरी खाद में ढेंचा, सबसे बढ़िया फसल जो होती है ढेंचा, ढेंचा के कोशिका रस का पीएच मान कम होता है, इसलिए सारी मृदाओं के सुधार के लिए यहाँ पर आपको पता है ढेंचा बेस्ट माना जाता है। तो इन सब के बारे में आपको पढ़ के जाना, जितना हो सकता है उतना तो मैं बता रहा हूँ। निम्नलिखित रासायनिक सुधारकों पर टिप्पणी लिखे। जिप्सम, जिप्सम जो होता है क्षारीय मृदा का सुधार करता है, किसका करता है, क्षारीय मृदा का सुधार करता है, ये भी क्षारीय मृदा का। और आप लोगों को याद रखना है चूना जो होता है अम्लीय मृदा का, किसका, अम्लीय मृदा का, याद रखना है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा जिप्सम जो होता है CaSO4.2H2O इसका सूत्र होता है। ठीक है, जिप्सम के अंदर ध्यान रखना है कैल्शियम जो है 23.2%, 23.2% होता है, सल्फर 18.6% होता है, और जल जो होता है बच्चों 21% होता है। ठीक है, ये सब बातें हमें जिप्सम के बारे में याद रखनी है, इनके बारे में और डिटेल। जिप्सम जो होता है मृदा के ऊपर जो सोडियम आयन होते हैं उनको क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है, और मृदा की क्षारीयता में क्या करता है, याद रखना है। JW लेदर नामक वैज्ञानिक ने जिप्सम का प्रयोग किया था, याद रखना है, अथवा में ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जल प्रदूषण का मनुष्यों तथा फसलों पर प्रभाव। अब जल प्रदूषण का फसलों पर, मनुष्य पर क्या है, विभिन्न प्रकार की मनुष्यों के अंदर यहाँ पर बीमारियां हो जाती है, हैजा, टाइफाइड वगैरह इस टाइप से, है कि नहीं है। और इसी तरीके से फसलों पर क्या क्या प्रभाव पड़ता है, बहुत सारी चीजों में किस तरीके से क्या होता है, तो ये सारी चीजें आप डिटेल में पढ़ जाना मृदा प्रदूषण के बारे में विशेष। इसी तरीके से मृदा प्रदूषण, यहाँ पर आपको पता है मृदा प्रदूषण के उपायों का विस्तार पूर्वक। ठीक है, तो मृदा प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय जो है उनको आपको डिटेल से पढ़ना है। ठीक है, अब आपको आइडिया लग गया होगा
कि एक क्वेश्चन जो है प्रदूषण वाले चैप्टर से आ रहा है ना, ध्यान रखना है। नवा जो चैप्टर है इसको आप डिटेल से पढ़ के जाए। नवा चैप्टर 8वें नंबर का है, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। जैविक खाद तथा उर्वरकों में, अब जैविक खाद क्या होती है एक तरीके से, और उर्वरक, जैविक खादों का जो है आपको पता है एक तरीके से फायदे होता है, और उर्वरकों का ध्यान रखना। उर्वरक जो है कारखानों या फैक्ट्रियों में तैयार किए जाते हैं, है ना। जैविक खाद जो होते हैं अपन बात करते हैं अपशिष्ट पदार्थों से इन खादों को तैयार किया जाता है। जैविक खादों के प्रयोग से मृदा की उर्वरता, उत्पादकता, सारी चीजों में सुधार होता है। उर्वरकों का जो है एक तरीके से इतना सुधार नहीं होता है। उर्वरकों का प्रभाव तीव्र गति से होता है, जबकि जैविक खादों का प्रभाव तीव्र गति से नहीं होता है। धीरे धीरे इनका प्रभाव होता है, लेकिन लाभदायक प्रभाव होता है, इनका लाभदायक प्रभाव नहीं होता है। इस तरीके से आप लोगों को पूरा पढ़ना है। हरी खाद, आपको पता है कुछ फसलें होती है जिनको पुष्पन की अवस्था पर आपको पता है एक तरीके से मिट्टी में दबा दिया जाता है। हरी खाद की मुख्य फसलें जैसे अपन बात करें यहाँ पर ढेचा है, सनई है, ठीक है ना, ये याद रखना है। इसके अलावा मूंग, उड़द, चौला, ये सब हरी खाद की फसलें, ध्यान रखना है। हरी खाद आपको पता है इन सीटू विधि में सीधा खेत में फसल की बुआई करके वहां पर दबा सकते हैं, या अपन बाहर से हरी खाद की फसलों की एक तरीके से बात करें पत्तियां वगैरह लाके अपन हरी खाद दे सकते हैं। तो ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को मिल जाएगी 11वें चैप्टर में, वहां से आपको इनको पढ़ लेना है। अगला क्वेश्चन है एंजाइम्स क्या होते हैं, है ना। एंजाइम आपको पता है जैव विशिष्ट एक तरीके से ये अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं, उत्प्रेरक का काम करते हैं। एंजाइम जो होता है कैटालाइज यानी कि उत्प्रेरक का काम करते हैं और अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं। इनके गुणधर्म वगैरह सारी चीजें। खाद्य परिरक्षक के गुण लिखिए उदाहरण सहित। तो खाद्य परिरक्षक जो है आपको याद रखना है, जैसे रासायनिक परिरक्षकों में क्या होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, और इसी तरीके से अपन बात करें पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट होता है। और इसके बाद अपन बात करें खाद्य परिरक्षक जो है, यदि अपन बात करें तो नमक, सिरका, तेल, ये भी आपको पता है खाद्य परिरक्षक। तो इनका आपको क्या है प्रकार और डिटेल सारी पढ़ लेनी है। दूध की रासायनिक परिभाषा लिखकर दूध के संगठन को प्रभावित करने वाले भौतिक और है ना प्रभावित करने वाले भौतिक गुणों का वर्णन कीजिए। बड़ा क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में वो नहीं आ रहा है, पास्तुरीकरण की प्रक्रिया जो आपको पता है कम तापमान अधिक समय है, और इसके अलावा अधिक तापमान कम समय, ये सारी चीजें। दूध में यूरिया मिलावट की जा, खींस के भौतिक गुण और खोआ की परिभाषा और उपयोग, ये सारे इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। तो मोटे मोटे तौर पे मैंने आप लोगों को सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर करवा दिए हैं, और आप लोग इनको एक तरीके से समझे, पैटर्न समझे आप लोग, पैटर्न किस तरीके से रहेगा, है ना। तो अपन ने 1 घंटे के अंदर ये मोटा मोटा अपन ने मॉडल पेपर देख लिया है सॉइल केमिस्ट्री का। तो उम्मीद करता हूँ आप इस मॉडल पेपर से कुछ अच्छा सीख के एग्जाम में जाएंगे। ठीक है मित्रों, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। राधे राधे।